जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात करने वाले हैं इसके एडॉप्शन, कमेंसमेंट और इसके साइलेंट फीचर की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था इसका एनालिसिस, यानी लास्ट 5 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर एसओएलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए थे उसका कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये पीडीएफ मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इसका, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसके पर आ जाते हैं। देखिए, मैं जो डिस्कशन करूँगा उसके अंदर आपको ये इन सब के नोट्स बना के रख लेने हैं अपने, ताकि बाद में आपको एग्ज़ाम टाइम में डिफ़िकल्टी ना हो। तो आप साथ के साथ जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ या जो भी हम पढ़ेंगे उसको आप क्या करें, उसके नोट्स अपने ज़रूर बना लें एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? ये पीडीएफ आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी, इसलिए आपको नोट्स बनाने होंगे। हाँ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये बेयर एक्ट है जिसके अंदर मैं कुछ-कुछ आपको शॉर्ट नोट्स बना के दूँगा, तो ये आपको मिल जाएगा जब हम इसको फिनिश कर लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो है, ये इस तरीके का ये जो शॉर्ट नोट मैंने अपने लिए बनाया है तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। दूसरा, आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है, जो नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपको ये लिखना है, आपने नोट्स बनाने हैं और हाथ को चलाना अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि दिसंबर में जब आप लास्ट मोमेंट पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको ये अभी से ही फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 ये वो इम्पोर्टेंट डेट है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था। तो अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे तो प्रियम्बल में लास्ट में एक लाइन भी लिखी हुई है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी इस चीज़ का मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ये एक डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसओआईडीसी में इस तरह की चीज़ें रेयर आती हैं, आ जाती हैं लेकिन रेयर आती हैं। तो बस, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए हमें याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था। अडॉप्ट हुआ था, लेकिन कमेंसमेंट इसका कब से हुआ था? वो कमेंसमेंट इसका 26 जनवरी 1950 से हुआ था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, ये फाइनली जो है साइन हो गया। ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली साइन हो गया। इनके द्वारा जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया, ये इतना 2 साल का लगभग टाइम लगा के, उसका जो है साइन हो गया ये 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ, फिर फुल फोर्स में ऑपरेशन में आ गया, यानी इसका कमेंसमेंट हो गया। तो अगर बाय चांस कोई भी डेट आ जाती है इस तरीके से, बाकी एग्जाम में आ सकती है, एसएससी के एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आ जाती है, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे तो जरूरी है। यहाँ पे भी यूपीएससी के एग्जाम में कभी कभार रेयर चांस में आ सकता है। तो 26 जनवरी 1950 को ये फुल फोर्स में आ गया। और इसी के साथ आते ही क्या हुआ, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, जिसके बेसिस पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, तो जब इंडिया फ्रीडम मिल गई उसको और ये रिपब्लिक बन गया, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उसके अंदर क्या आइडियाज हमारे दिए गए, सोवरेंटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी जो इंडिया है वो सोवरेन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो यही 3 प्रिंसिपल्स थे जिनको रखा गया था प्रियम्बल के अंदर, और बाद में उसको फिर मॉडिफाई किया गया। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, प्रियम्बल जब डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 394, तो 394 जो आर्टिकल है उसके अंदर कमेंसमेंट की बात की गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजन जो है वो अडॉप्ट करने के साथ आ गए थे, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी प्रोविजन थे वो बाद में आए थे, ये उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 394 कहता है कि आपका जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और ये सारे आर्टिकल्स थे, यानी जिसके अंदर कौन आपका सिटीजनशिप है, और बाकी 324 है आपका, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, इसके अंदर इनके इलेक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें जो है आपकी
आपकी इसी डेट पे आ गई थी 26 नवंबर 1949 को, जब हमने अडॉप्ट किया था, और बाकी 26 जनवरी को 1950 को ये पूरी तरह से फुल फ्लैज जो है कमेंसमेंट आ गया था। तो ये रिलेटेड आर्टिकल जो 394 के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो जिनको आपको जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे साइलेंट फीचर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये एक तरह से ब्रीफली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं। साइलेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो अगर ये भी इनमें से भी साइलेंट फीचर में से भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में, एसओआरडीसी के एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में देना ही है। तो सबसे पहला जो साइलेंट फीचर इसका है कि ये लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने बहुत से कंट्रीज से उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, और रिटन हो चाहे अनरिटन हो, वहाँ से हमने बहुत सारे प्रोसीजर को, बहुत सारे रूल्स को, बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो उस वजह से हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंदियस्ट है। ओरिजिनली इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, और जो कि अब बढ़कर कितने हो गए, 470 आर्टिकल्स हो गए, 25 पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल्स हो गए। ठीक है, डिटेल में तो हम इन सबको पढ़ेंगे ही, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या चेंज आया है। तो नंबर ऑफ जो नंबर होता है, नंबर में चेंज नहीं आया, उन्होंने क्या किया, सब पार्ट्स हो गया आर्टिकल के। जैसे 124 था आर्टिकल, 124 ए आ गया, इसी तरह से 323 ए आ गया, 323 बी आ गया आर्टिकल। तो इस तरीके से जो है आपका पंचायती राज के अंदर उसके अंदर ए बी सी डी इस तरीके से है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके आर्टिकल जो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे नंबर के अंदर, वो आपके बढ़ के 470 हो गए। ठीक है, और आपके शेड्यूल जो है 8 से अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। बाकी क्या फीचर्स है, अब ये लेंदी हुआ क्यों, तो लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट्स की दोनों की पावर बताई गई है। तो सेंटर और उसके फंक्शंस भी बताए गए हैं, उस वहाँ पे गवर्नर किस तरह से अपॉइंट होगा, यहाँ पे यूनियन में प्रेसिडेंट किस तरह से अपॉइंट होगा। तो बाकी बहुत सारी जो नीटी ग्रिटी है उन सब के बारे में ध्यान दिया गया, तो इस वजह से ये लेंदी हो गया। दूसरा क्या है, पहले आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ठीक है, तो उससे बोरो करने की वजह से भी ये लेंदी हो गया। दूसरा, हमारा जो इंडिया है वो अपने आप में डाइवर्सिटी है, उसके अंदर जोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत सारे, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे रिलीजन है। माइनॉरिटीज़ के लिए अलग प्रोविजन बनाया गया हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और ये डाइवर्सिटी को पूरा ध्यान में रखते हुए जब सारी बातों को इंक्लूड किया गया, तो उससे क्या है, लेंदी हो गया। बाकी और दूसरे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है गवर्नेंस के, वो भी इसके अंदर डाले गए हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में डेमोक्रेसी आ गया, आपका फेडरल स्ट्रक्चर आ गया, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और एडमिनिस्ट्रेटिव की चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे कि आर्टिकल 309 है, जिसके अंदर किस तरह से रिक्रूटमेंट और सर्विस रूल्स बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से अगर किसी को सर्विस से रिमूव करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो ये सब बातें भी लिखी गई हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की वजह से एक तो लेंदी हो गया, दूसरा डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमररीज। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया, तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, एडवोकेट थे या लॉ एक्सपर्ट थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सी निटिग्रिटी को इंक्लूड किया, बहुत सी छोटी छोटी बारीकियों को इंक्लूड किया, उस वजह से भी ये लेंदी हो गया। तो ये बेसिक सी बात है कि हमारा लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और किस किस वजह से हो गया उसके बारे में तो ये जनरल सी बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सेकुलर करेक्टर ऑफ स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। सेकुलर करेक्टर जो है, ये इस तरह के इसके बारे में क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि सेकुलर करेक्टर का मतलब क्या है। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ओरिजिनली जो हमारा प्रियम्बल था, प्रियम्बल के अंदर ये 3 बातें लिखी थी, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो उसके अंदर सेकुलर के बारे में जो इंसर्ट किया गया था, इंसर्ट किया गया कब, 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 96 के अंदर अमेंड किया गया, और तब ये डाला गया। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये हमारा प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल के अंदर पहले सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये चीज़ें पहले से थी। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसने इन तीनों को रिप्लेस करके ये 5 चीज़ें अब डाल दी। तो इसका मतलब सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये पांचों जो प्रिंसिपल्स हैं या आइडियाज हैं, अब ये इसको इंसर्ट कर दिया गया है। ठीक है, 3 के साथ यानी 2 और ऐड कर दिए गए। तो ये सेकुलर जो है फीचर इसके अंदर बाद में ऐड किया गया, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एसओएलडीसी एग्जाम में कि सोशलिस्ट जो फीचर है वो कब ऐड किया गया, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। इसके साथ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि प्रियम्बल के अंदर पहले यहाँ पे यूनिटी ऑफ नेशन था।
अब इस यूनिटी ऑफ नेशन को रिप्लेस करके किससे किया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इसलिए यहाँ पे एंड इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो सेकुलर करेक्टर जो है आपका इनिशियली जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट हुआ, उस टाइम पे नहीं था, बाद में ये 1976 के अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था सेकुलर वर्ड को। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब ये है कि इंडिया एज ए कंट्री उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, ना ही वो किसी रिलीजन को अडॉप्ट करता है या रिकॉग्नाइज करता है, वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये कंट्री है, स्टेट का मतलब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, स्टेट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 के अंदर। तो स्टेट के अंदर आपका इंडिया एज ए कंट्री यूनियन हो गया, आपका स्टेट जो आपके स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, वो सब जो है आपके स्टेट की डेफिनेशन में आ सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, मतलब यानी लॉजिक क्या है जिसके बेसिस पे वो स्टेट माना जाएगा कि वो कोई ना कोई गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहा हो। ठीक है, तो ये हम जब आर्टिकल 12 डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो जो भी कोई गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहा है या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है या उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर से है, कुछ ना कुछ उसके अंदर रोल है, तो उस केस में उसको स्टेट माना जा सकता है। तो यहाँ पे इंडियन स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है। तो नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, तो हम जानते हैं कि हमारे देश का कोई ऑफिशियल किसी भी धर्म को अलग से किसी रिलीजन को जो है वो नहीं प्रमोट करता, वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है और सभी के लिए जो है रिस्पेक्ट होती है। तो टर्म सेकुलर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहली बात यह है कि जो सेकुलर वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इट हैज़ बीन यूज इन द सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ भी इंडिया के अंदर जो है वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसका मतलब है। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर, इंडियन स्टेट के अंदर सब रिलीजन को एक ही भाव से यानी इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। और इसी चीज़ को हम पॉजिटिव कंसेप्ट कहते हैं। पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब यह है कि सभी को इक्वली ट्रीट करना, सभी को इक्वल ही भाव से देखना। तो पॉजिटिव कंसेप्ट में ये जो है पॉजिटिव कंसेप्ट का ये मतलब है। ठीक है, और नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या है कि नेगेटिव सेंस में ये होता है कि जब आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे और किसी को भी आप किसी भी रिलीजन को कोई फेवर नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ पे क्या है, सभी रिलीजन को सपोर्ट किया जाता है और सभी रिलीजन को क्या है फेवर किया जाता है, सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देकर ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव कंसेप्ट बोला गया है। एनी पर्सन इन इंडिया हैज़ राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस, तो सेकुलरिटी का मतलब यही है कि कोई भी हमारे देश के अंदर कोई भी सिटीजन होगा, वो जो भी धर्म फॉलो करना चाहता है, वो जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहता है, वो अपना क्या है खुद प्रैक्टिस कर सकता है और उसको स्वतंत्रता होगी। जो गवर्नमेंट है उसका कोई इंटरफेरेंस रहेगा, हर रिलीजन को फॉलो करने के लिए जो भी कोई सिटीजन फॉलो कर रहा है उसको फ्रीडम होगी। तो ये इस वजह से यहाँ पे सेकुलर कैरेक्टर है हमारे देश का। Thus, Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, giving equal respect to all religion और protecting all religion equally। तो सभी को ही equally protect करना जो है हमारे कंट्री का या हमारे इंडिया का ये फीचर है, तो इसीलिए ये सेकुलर कैरेक्टर कहलाता है। तो हमने देख लिया पहला जो आपका साइलेंट फीचर या इंपॉर्टेंट फीचर है कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। सेकंड हमारा क्या है, जो हमारा देश है वो सेकुलर कैरेक्टर का, यानी सब जो रिलीजन है सभी को इक्वली ट्रीट करता है और सबको सपोर्ट करता है और सबको उनको फ्लरिश होने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए मौका देता है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। और यहाँ पे साथ के साथ मैंने ये भी लिख दिया कि ये कहाँ कहाँ पे मेंशन है, तो आपका जो सेकुलर वर्ड था वो प्रियम्बल में मेंशन है, उसके अलावा आर्टिकल 25 से 28 के अंदर जो है सेकुलरिटी के बारे में ही बात की गई है, जहाँ पे हर माइनॉरिटी हो या बाकी लोग हो सबको अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दिया गया है। उसके बाद जो अगला फीचर वो सिंगल सिटीजनशिप है, तो पार्ट 2 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सिटीजनशिप के बारे में दिया गया, आर्टिकल 5 से 11 तक जो है उसमें डिस्कस किया गया है। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर एक ही सिटीजनशिप दी जाएगी। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है डबल सिटीजनशिप होती है, अमेरिका एज ए उसको भी मिलता है, उसका भी सिटीजनशिप मिलता है और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसका पार्ट है उसका भी सिटीजनशिप होता है।
तो क्योंकि जो अमेरिका है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो कुछ कुछ बाकी जो 50 स्टेट्स हैं उससे मिलके बना हुआ है, तो इस वजह से उसके अंदर पर्टिकुलर एक स्टेट का भी होता है और ऊपर एज ए अमेरिका भी एज ए होल उसका सिटीजनशिप होता है, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे स्टेट में कोई रहे या कहीं कहीं पे भी रहे तो उसको इंडिया की ही सिटीजनशिप दी जाती है, तो इसलिए इसको सिंगल सिटीजनशिप बोला जाता है। तो एन इंडियन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, ही इज नॉट सिटीजन ऑफ एनी इंडियन स्टेट। किसी भी इंडियन स्टेट का सिटीजन नहीं माना जाता, सिर्फ इंडिया का ही सिटीजन माना जाता है। एवरी इंडियन सिटीजन इंजॉय सिमिलर राइट्स, हर इंडियन सिटीजन का सिमिलर राइट होगा। नो मैटर इन विच स्टेट ही रिसाइड्स, तो किसी भी स्टेट में कोई भी इंडियन सिटीजन रहे उसको इक्वल राइट मिलेगा और उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं कहा जाएगा। और ये नहीं कि ऐसे कि किसी अलग किसी को पंजाब की सिटीजनशिप मिली है, ऐसा नहीं है। सभी को, चाहे पंजाब में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, कहीं पे भी हो, उसको इंडियन सिटीजनशिप ही दी जाती है। तो इसलिए ये सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंगल सिटीजनशिप इज मेंट टू स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसका पर्पस क्या है कि नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन बना रहे, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि इसके अलावा डबल जो सिटीजनशिप है वो कहाँ पे है, तो आपका यूएसए में जो है डबल सिटीजनशिप है वहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन एज अमेरिकन सिटीजन भी उनको मिलता है और उसके साथ साथ जो उसकी 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के उसकी भी अलग से सिटीजनशिप होती है। तो ये वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही है। आपको ये जो पार्ट है, किस पार्ट में कौन से आर्टिकल है, किससे लेना देना है या उसका किससे रिलेटेड है, ये भी याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी SOLDC एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो ये लिखने का पर्पस इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ताकि आपके माइंड में रहे कौन से पार्ट के अंदर क्या चीज़ है। और इसी सीक्वेंस में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक करके बाद एक आते हैं, तो मैंने कोशिश यही की है कि पहले जो आ रहा है पहले उसको रखा जाए, पहले उसके बारे में बताया जाए साइलेंट फीचर के बारे में, और उसके बाद जो आ रहा है उसको यानी सीक्वेंस में बताया जाए, ताकि आपके माइंड में एक तरीके से ये छपता भी जाए कि कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें और किसके बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ आप यहीं पे भी नोटिस करते रहेंगे और जब नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर ये पार्ट भी लिखेंगे कि ये पार्ट 3rd में है और इतने से इतना है, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी अपने नोट्स में लिखेंगे। तो अगला जो है फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए राइट है जो हर एक सिटीजन को मिलता है। तो ये पार्ट 3rd में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3rd में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। पहले इनिशियली कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन। फिर उसके बाद किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट बना दिया गया और उसको आर्टिकल 300A में इंसर्ट किया गया। तो ये हम सारी बातें अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात, तो फंडामेंटल राइट किसको गारंटेड है? ये सारे सिटीजन को गारंटेड है। तो इंडियन सिटीजन जो है उन्हीं को गारंटेड है ये फंडामेंटल राइट, ये ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है। न्यूमरेटेड इन द पार्ट 3rd, तो पार्ट 3rd में है ये भी बात मैंने बता दी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दीज राइट्स आर फंडामेंटल, ये राइट्स फंडामेंटल क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे जीने के लिए, ये हमारी स्वतंत्रता के लिए, ये हमारे एक सभ्य समाज के अंदर, एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर किसी एक ह्यूमन बींग के पास जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो देता है। तो इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स बोला गया है, बिकॉज दे आर बेसिक टू इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो हमारे बौद्धिक विकास के लिए, हमारे मोरल विकास के लिए, हमारे स्पिरिचुअल विकास के लिए ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ज़रूरी हैं, जो हमें दिए गए हैं। इसी वजह से इनको फंडामेंटल राइट्स भी बोला गया है, क्योंकि ये फंडामेंटल है हमारे जीने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। कैन नॉट बी इजिली एब्रेज्ड बाय द पार्लियामेंट, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनको आसानी से पार्लियामेंट जो है काट नहीं सकती या इसको कम नहीं कर सकती। दे कैन बी अमेंडेड विथ 2/3 मेजोरिटी, तो इसके लिए क्या है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी ईच हाउस के अंदर, यानी दोनों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों में उसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो इसलिए इतना आसान नहीं है फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करना, उसको कम करना या उसको ख़त्म करना। तो इस वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट राइट्स हमें मिले हुए हैं। बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कंसेप्ट कहाँ से बोरो किया गया है? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है।
Any citizen of India can seek the help of Supreme Court of India if any of his fundamental rights is undermined by the government or any institution or any other government. तो अगर कोई भी गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली कोई स्टेट, यानी जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट डिफाइन किया गया है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, स्टेट क्या होगा आपका, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, या गवर्नमेंट का उसके अंदर पूरी तरह से कंट्रोल है, या कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंटलिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसको स्टेट में स्टेट के रोल में माना गया है। तो यानी अगर कोई प्राइवेट पर्सन है और वो भी गवर्नमेंट का कुछ काम कर रहा है तो भी वो स्टेट की डेफिनेशन में आ सकता है। तो जब भी कोई फंडामेंटल राइट किसी सिटीजन का वायलेट होता है, तो अगर वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है या कोई गवर्नमेंट का कोई फंक्शन वो कर रहा है, तो उस केस में आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेल्प मांग सकते हैं डायरेक्ट कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वॉलेट हो रहा है, या उसको कर्टेल किया जा रहा है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, और या मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे फंडामेंटल राइट को ये किया गया, तो उस वजह से आप वहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी यानी आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं। नहीं तो दूसरा आप क्या है, जो आर्टिकल 226 है आपका, जिसके अंदर हाई कोर्ट के पास भी आप रिट फाइल कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन रहता है। लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट के लिए डायरेक्ट आप आर्टिकल 32 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स जो अब हमें मिले हुए हैं। पहले 7 थे, 7 में से एक जो है उसको अमेंड कर दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। अब हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। ये क्वेश्चन भी आया था कि हमें कितने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से? एक तो राइट टू इक्वालिटी, और ये आर्टिकल 14 से 18 के अंदर बताया गया है कि राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। राइट टू फ्रीडम, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, बाकी और चीज़ें असेंबल हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हम क्या करें पढ़ेंगे। और ये आपका आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, यानी 19 से लेकर 22 तक दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आपका ये भी एक राइट है, और ये 23 24 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आप अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री हैं, और इससे रिलेटेड जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 25 से 28 में दिए गए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये आपके 29 और 30 में दिए गए हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये आपका आर्टिकल 32 के अंदर जो है ये दिया गया। तो ये आपके 6 राइट्स जो हैं जो अभी हमें अवेलेबल हैं। ओरिजिनली मैंने बता दिया कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 6 ये ऊपर वाले और एक राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को अब क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और ये ध्यान में रखना ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया, तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है। तो ये भी यानी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये हटाने के बाद अब ये फंडामेंटल राइट हमारा नहीं रहा, राइट टू प्रॉपर्टी, और ये आर्टिकल 300A के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। और उसके अंदर क्या है राइट टू प्रॉपर्टी में, उसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब जब तक कोई लॉ नहीं बनता, यानी किसी लॉ के द्वारा आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो, तब तक किसी की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जा सकता या उसको नहीं छेड़ा जा सकता। आप सिर्फ किसी कानून के द्वारा ही, जो कानून बनाया होगा कि इस तरीके से जो है किसी की प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है। जैसे कि कभी कभार रोड बनना होता है तो उसके बीच में किसी का घर आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ों में वहाँ पे लॉ बना होगा और लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी की प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है। तो ये बात जो है अब आर्टिकल 300A में इंसर्ट कर दी गई है, और ये हमारा लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है। तो ये अमेंडमेंट के बाद यानी 1978 का जो अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट, उसने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, साइलेंस फीचर जो थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के, वो आपको ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं अगला जो साइलेंट फीचर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली इसका एम ये है कि इसके अकॉर्डिंग स्टेट जब भी कोई पॉलिसी अपनी बनाएगा, जो भी काम करेगा, तो ध्यान में रखेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। यानी ये एक तरह से प्रिंसिपल है जिसको ध्यान में रखकर जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये इनोमरेटेड का आपका पार्ट 4th में दिया गया है, तो ये आपका ध्यान रखिए कि पार्ट 4th में है और आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है। ठीक है,
और पार्ट फोर्थ में आर्टिकल 36 टू 51 में दिया गया, और इसका एम क्या है, इट सेट आउट द एम एंड ऑब्जेक्टिव टू बी टेकन अप बाय द स्टेट। ऐसे एम एंड ऑब्जेक्टिव जो स्टेट को ध्यान में रखना है और जिनके ऊपर काम करना है इन गवर्नेंस, यानी जब जो काम कर रहा है, गवर्नेंस कर रहे हैं, कोई लॉ बना रहे हैं, कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उसमें ध्यान में रखना है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनको फॉलो किया जाए या ये चीज़ें वायलेट ना हो। दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी जब भी जो भी गवर्नेंस कंट्री में हो रहा है, जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, जो भी लॉ बना रहे हो, जो भी रूल बना रहे हो, उसके अंदर कोशिश करनी है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। ठीक है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, बट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन डीपीएसपी शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। तो ये प्रिंसिपल तो है कि जिनको फॉलो करना चाहिए जब हम लॉ बना रहे हैं या कोई गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन ये इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, ना ही कोर्ट में इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई रिट पिटिशन या कोई भी तरीके से जाया जा सकता है। तो ये इन्फोर्सिबल नहीं है। इन्फोर्सिबल का मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर, या इसको लागू नहीं कराया जा सकता। अगर किसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो डीपीएसपी को नहीं फॉलो कर पा रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो कर पा रही है, तो उस केस में आप कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं ये तो फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा और उससे फॉलो करवाऊंगा। तो ये क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है। अडॉप्टेड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डीपीएसपी है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फंडामेंटल राइट आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और जो डीपीएसपी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल। तो बेसिकली इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स के अंदर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स बताए गए इन आर्टिकल्स के अंदर, जैसे कि इक्वल पे होगा, अगर कोई दो पर्सन है या उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसी के अंदर है। तो इस तरह की चीज़ें के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एम एट एस्टेब्लिशिंग ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, तो इंडिया में ये वेलफेयर स्टेट किस तरह से इस्टेब्लिश करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। जैसे कि एक प्रिंसिपल इसमें और भी है, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ यू। तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, इसको सोशलिस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं कि किसी एक के हाथ में जो है सारी वेल्थ का, सारा धन का कंसंट्रेशन या इकट्ठा ना हो जाए, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपके डीपीएसपी में बताए गए हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट है 4A, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज बताए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4A में है, तो 4A से पता चल रहा है आपको कि इसे अमेंड करके डाला गया है, यानी ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में उसको अमेंड करके इंसर्ट किया गया है। तो पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A इसका नाम है। और इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है टोटल। ओरिजिनली कितनी थी, 10 थी, बाद में एक को इंसर्ट किया गया एडिशनल, और वो एजुकेशन से रिलेटेड इसमें डाला गया। तो ओरिजिनली डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने बता दिया कि ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको इंसर्ट किया गया पार्ट 4A के तौर पर, और इसका आर्टिकल 51A बना। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंसर्ट किया गया। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है। तो ये सब बातें जो है सारी आपको ध्यान में रखने की कि स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे इसको किया गया, 42nd अमेंडमेंट था ये। अगर आप टेबुलर फॉर्म में कुछ बनाना चाहें तो उस तरीके से बना के इनको ध्यान में रख सकते हैं। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या इंसर्ट की गई, इट शैल बी ड्यूटी ऑन द सिटीजन ऑफ who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his children or child as the case may be। और ये यानी 6 से 14 साल के बच्चे, अगर कोई पेरेंट है, इंडियन सिटीजन कोई पेरेंट है या गार्डियन है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चे को, बच्चे का मतलब लड़का और लड़की दोनों को प्रोवाइड करवाए, जो कि 6 से 14 साल के बीच में है। तो 6 से 14 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देना फंडामेंटल ड्यूटी है हर इंडियन सिटीजन की। ठीक है। और इसको कैसे ऐड किया गया, तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एक्ट ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है छोटी छोटी, अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था जिससे ऐड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। दीज ड्यूटीज आर असाइंड ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू एलियंस, तो ये सिर्फ सिटीजन को असाइन की गई हैं ड्यूटीज। नॉट जस्टिशिएबल,
जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल का मतलब ये कोर्ट में जो है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा तो इन ड्यूटी को यानी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट दे विल प्रिवेल ओवर द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर कंफ्लिक्ट होता है फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में तो ये प्रिवेल करेगा दोनों के बीच में, ठीक है। यानी अगर किसी की फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल राइट भी है तो फंडामेंटल ड्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। ये पहली बात तो पार्ट 5 में है। तो ऊपर हमने क्या है पार्ट 4A तक की बात कर ली। तो ये देखिए सीक्वेंस में रखने से क्या होगा आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो सीक्वेंस में याद करते जाइए कि कौन कौन से फीचर्स हैं। तो पार्ट 5 में आर्टिकल 53 और 74 मेन है। 53 में आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और 74 के अंदर बाकी जो है आपका कि जो प्रेसिडेंट है वो एड और एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम करेगा, ये दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एज सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड होगा, बाकी जो है इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो क्या करेंगे लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होंगे कलेक्टिवली। तो ये सब चीज़ें जो है जैसे कि सेंटर में है वो ऐसे ही स्टेट के अंदर भी, तो दोनों ही जगह जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो इसके एसेंशियल फीचर क्या है, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो पहला ये फीचर होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा स्टेट का। यहाँ पे स्टेट का मतलब है सेंटर के अंदर। और अगर कोरस्पॉन्डिंग हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में क्या होगा गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो उसका स्टेट का। मेजोरिटी पार्टी इन द लोअर हाउस लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो इसी तरह से वहाँ पे स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वहाँ पे जो मेजोरिटी में होगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। यहाँ पे लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ये फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु इज हेड हुज हेड इज प्राइम मिनिस्टर। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो इलेक्ट होके आते हैं और उसमें से मिनिस्टर बनते हैं वो उनके पास जो है रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो उसके हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और द लेजिस्लेचर। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही उनके पास जब तक उनके पास मेजोरिटी होती है वो अपना फंक्शन करते हैं। अगर किसी वजह से उनकी जो मेजोरिटी है वो खतरे में आ जाती है या वो मेजोरिटी में नहीं रहते तो उन्हें क्या करना पड़ता है, सबको इकट्ठे इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये जो है एसेंशियल फीचर्स हैं। The members of Lok Sabha are directly elected by the people on the basis of adult franchise। तो adult franchise क्या है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग वो क्या करेंगे वोट देकर इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो रिप्रेजेंटेटिव को जो इलेक्ट कर रहे हैं इसी को अडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है। तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल यानी सिटीजन द्वारा इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयरफॉर इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये इस तरह की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में भी हम पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछकर इनसे जवाब मांग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेली अपने जो भी काम करते हैं उनके लिए अकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए इनको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इन दिस रिस्पेक्ट मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉलोड द ब्रिटिश मॉडल। तो ये क्या है ब्रिटिश मॉडल का एक तरह से रेप्लिकेशन है यहाँ पे, तो इसलिए इसको ब्रिटिश मॉडल द्वारा लिया गया है। In presidential form of government, the president is executive head. However, in India, the president is only the nominal constitutional head. जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बेसिकली जैसे कि अमेरिका के अंदर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जनरली 2 साल में जो है इलेक्शन होता है और उसके अंदर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। जो प्रेसिडेंट होता है वो ओनली नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम करता है। तो ये डिफरेंस होता है। वहाँ पे क्या होता है कि 2 साल के अंदर अगर जैसे यूएसए के अंदर इलेक्ट किया गया तो वो 2 साल बाद उसको चेंज किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी तभी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है अलग सिस्टम है। यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
और अलग अलग क्वेश्चन रेज करके उसकी अकाउंटेबिलिटी पूछ सकते हैं। और 5 साल बाद क्या है, डायरेक्ट एक तरह से अकाउंटेबिलिटी जो है, जब इलेक्शन होते हैं तब उसके अंदर अकाउंटेबल हेल्ड किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। जबकि वहाँ पे ये डेली जो होता है यूएसए के अंदर, डेली डेली जो है वो प्रेसिडेंट से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, या अकाउंटेबल नहीं वहाँ पे कर सकते। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली हर डे टू डे लाइफ में वो अकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला गया है। इन ब्रिटेन द मोनार्की इज हेरिडेटरी बट इन इंडिया द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज इलेक्टिव। तो प्रेसिडेंट को क्या क्या यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, जबकि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे मोनार्की है। तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री मॉडल फॉर 2 रीजन। तो किस वजह से इसको अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट्री मॉडल को, ये यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके, यानी जो भी काम करें वो। तो इस वजह से, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है बाकी दूसरी जगह, वहाँ पे इतना नहीं होता, वहाँ पे जब उनका इलेक्शन होता है तभी उनको रिमूव किया जा सकता है। जबकि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अगर मेजोरिटी से वो माइनॉरिटी के अंदर कोई गवर्नमेंट आ गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, तो उनको क्या कर रिमूव किया जा सकता है। तो इसलिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बनाएंगे तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, इस वजह से उनको रखा गया। सेकेंडली, वो क्या थे, ब्रिटिश रूल के अंदर थे, उसके अंदर उन्होंने काम किया था, उन्होंने देखा था कि इस फॉर्म की गवर्नमेंट जो है किस तरीके से काम करती है, तो इस वजह से भी उन्होंने उसको अडॉप्ट करना उचित समझा। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिकली है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट होंगे, किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, किस तरीके से उनका आपस में रिलेशन वगैरह काम करेंगे। तो ये उसके बारे में ये फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। अगला जो फीचर है वो है फेडरल गवर्नमेंट विद यूनिटरी बाइस। तो हमारे यहाँ पे क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, यानी सेंटर होगा और स्टेट होगा, उनकी अपनी पावर्स होंगी, यूनियन की अपनी पावर होंगी। लेकिन जो यूनियन है यहाँ पे, ये रिलेशन होने के बावजूद, ये 2 tier सिस्टम होने के बावजूद भी क्या है, जो यूनियन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट विद यूनिटरी बाइस बोला गया है कि फेडरल तो है कि 2 tier सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी जो यूनियन है वो एक सर्टेन सिचुएशन में जब कुछ आता है इस तरीके से, तो वो एज ए होल स्टेट के लिए भी काम कर सकता है। तो ये आपका पार्ट 11 में दे रखा है, ये जो रिलेशन है यूनियन और स्टेट के बारे में, ये पार्ट 11 में दे रखा है। और ये अलग अलग जो है आपके आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर दे रखा है। तो आर्टिकल जो 246 है, 246, और इसको अगर शेड्यूल 7 के साथ देखें तो आर्टिकल 246 में बता रखा है कि 246 में कि यूनियन किस किस मैटर के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर अपना जो है लेजिस्लेशन कर सकता है, अपना लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, और यूनियन जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों बना सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है दी गई है। बाकी ये किस तरीके से इनका रिलेशन रहेगा उससे रिलेटेड जो है सारे इन आर्टिकल्स में दिया हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप ए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बाइस। ठीक है। तो हमने यूनियन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, और लेकिन उसका जो है यूनिटरी बाइस भी है। यूनिटरी बाइस यानी सर्टेन सिचुएशन में एज ए होल यूनिट जो है वो यूनियन काम कर सकता है। इट प्रोवाइड्स, तो इसके फीचर्स क्या क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है डिवीजन ऑफ पावर होगी। फेडरल स्ट्रक्चर का यही मतलब होता है कि 2 tier सिस्टम होगा। और ये आर्टिकल 246 के अंदर इस तरह से बता भी रखा है कि यूनियन जो है इन मैटर्स के अंदर अपने लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर्स बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों के पास पावर है। दो बीइंग ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट एक्वायर्स 2 यूनिटरी कैरेक्टर, लेकिन कुछ कुछ यूनिटरी कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे। तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो सकता है, जो यूनियन है वही होल सोल स्टेट के लिए भी लॉज बना सकता है। इवन ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द यूनियन गवर्नमेंट टू कंट्रोल और डायरेक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सर्टेन पर्पजेज। तो कुछ कुछ पर्पजेज में जो यूनियन है वो क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लॉज बना सकता है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकता है यूनियन को, अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो अपने जो है लॉ बनाने के लिए बोले कि अगर यूनियन को कि मेरे ये लॉज आप बना दें, तो वो भी बनाया जा सकता है। और ये आर्टिकल 249, 250, 252, 253, 256, 257 में इनको डिस्कस किया गया है। तो जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इन आर्टिकल्स को भी देख लेंगे। अगला जो फीचर ये फेडरल गवर्नमेंट का है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होती है। तो ये भी है, अगर जो यूनियन या स्टेट के बीच में कुछ अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं आर्बिट्रेशन के लिए। तो द सुप्रीम कोर्ट
arbitrates the dispute between the center and the state. ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम इज यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी एक जो यूनिटरी इसके अंदर फॉर्म हो रहता है सर्टन सिचुएशन के अंदर या इन जनरल नॉर्मल सिचुएशन के अंदर भी। इस वजह से हमारा जो ये सिस्टम बना हुआ फेडरल गवर्नमेंट का तो है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर एक यूनिटरी टच भी है। तो इन इंडियन फेडरेशन द सेंटर इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द स्टेट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर यहाँ पर ज़्यादातर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग है, और कंपेयर स्टेट से करें तो उनके मुकाबले में हमारा सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है। वो सेंटर इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर हम सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जो स्टेट है वो एक तरह से अलग होने की बात हो सकती है उसके अंदर। तो इस वजह से उनको बाइंड करके रखने के लिए एक तरह से सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। द सेंटर हैज मोर फाइनेंशियल पावर्स एंड स्टेट लार्जली डिपेंड अपॉन इट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सेंटर के पास जो है फाइनेंशियल पावर भी ज़्यादा है, और जो भी फाइनेंशियल पावर ज़्यादा होने की वजह से जो भी टैक्सेस वगैरह भी है कि मैक्सिमम टैक्स जो है सेंटर कलेक्ट करता है और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह के फीचर्स भी हैं। गवर्नर एक्ट एज द एजेंट ऑफ द सेंटर। दूसरा जो स्टेट के अंदर गवर्नर होता है, जो कि वहाँ का स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है एक तरह से नॉमिनल, तो वो भी क्या है, सेंटर के ही एजेंट की तरह काम करता है। तो ये सब बातें जो है एक तरीके से एक जो सेंटर उसको एक पावर देती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द सेंटर कैन रीऑर्गेनाइज ए स्टेट बट ए स्टेट कैन नॉट रीऑर्गेनाइज द सेंटर। तो जैसे कि आर्टिकल 2(3) के अंदर हम ये जानते भी हैं, वहाँ पे क्या है कि एक स्टेट का नाम भी चेंज किया जा सकता है, एक स्टेट को अल्टर भी किया जा सकता है, उसको बड़ा छोटा भी उसके एरिया को किया जा सकता है। तो ये सारी फीचर जो है यूनियन के पास या सेंटर के पास अवेलेबल है, लेकिन जो स्टेट है वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी जो हमारा यहाँ पे यूनियन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि एक 2 टियर सिस्टम तो फेडरल गवर्नमेंट का है, उसके साथ साथ जो हमारा यूनियन है या सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से एक यूनिटरी बायस भी उसके अंदर है। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, वो है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यानी जुडिशरी अपने आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग है। उसके साथ साथ जो जुडिशरी वो इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड किस तरह से, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स है स्टेट के अंदर, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो इस तरीके से जो है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो आपका पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 4 के अंदर दिया हुआ है, आर्टिकल 124। जो पार्ट 5 है उसी के अंदर आपके सारे अलग अलग चैप्टर के अंदर पहले जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद जो है आपका पार्ट उसके अंदर ही जो है आगे एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है प्रेसिडेंट के। तो उसी ही पार्ट के अंदर जो है आपका यूनियन जुडिशरी है, यूनियन जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो ये चैप्टर 4 है आपका। तो पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 4, और जब स्टेट का डिस्कशन है तो स्टेट का पार्ट 6 है। तो स्टेट के अंदर जो चैप्टर 5 है वो आपका स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसके बारे में बताया गया है। और चैप्टर उसी के अंदर चैप्टर 6 जो है उसका आर्टिकल 23, 233 और 235 के अंदर सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द जुडिशरी हैज़ बीन मेड इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किससे, एग्जीक्यूटिव से भी और लेजिस्लेचर से भी। द इंटीग्रेटेड जुडिशरी विद सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स ऑफ द हायरकी। तो हायरकी में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, स्टेट के अंदर मिडल में क्या है, स्टेट में हाई कोर्ट्स है, और लोअर कोर्ट जो है वो बाकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स में है। द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली। क्योंकि इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की मेंटेन की गई है, तो उस वजह से क्या है, उनका अपॉइंटमेंट उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही होता है, और उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो उनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया या स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ बनाया, और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को वायलेट करता है, किसी भी फीचर को वायलेट करता है, तो उसको नल वॉइड या अल्ट्रा वायरस बोला जा सकता है। अल्ट्रा वायरस का मतलब कि वो बियॉन्ड आपके स्कोप है या
कॉन्स्टिट्यूशन को क्योंकि वायलेट कर रहा है, तो इसलिए उसको उसके वायर्स वायर्स मतलब लीगैलिटी जो है वो इलीगल है, ये इस तरीके से उसको बोला जाता है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब, वायर का मतलब होता है लीगैलिटी, अल्ट्रा वायर्स मतलब कि वो बियॉन्ड लीगैलिटी है, तो यानी उसके अंदर लीगल जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए उसको अल्ट्रा वायर्स ये लीगल टर्म यूज़ किया जाता है। They have the power to declare act of legislature and the action of executive ultra vires. Ultra vires मतलब कि वो illegal है। If such act or action are found to be conflict with the provision of constitution, तो constitution के provision को अगर कोई violate करता है तो उस केस में कोर्ट में जाके उसको अल्ट्रा वायरस या इलीगल बताया जा सकता है और उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। An independent judiciary is provided by the Constitution, ensuring that center and the state remain within their respective jurisdiction. तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो ये भी ध्यान में रखती है या इस तरीके से इंश्योर करती है कि जो सेंटर है और स्टेट है दोनों अपनी जुरिडिक्शन या अपनी पावर्स के अंदर ही रहे। और दूसरा जो काम है जुडिशरी का वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी है, तो ये फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। The Constitution has effected harmonization between the parliamentary sovereignty and written constitution within the provision of judicial review. तो judicial review से वो कोशिश करती है, यानी जो जुडिशरी वो कोशिश करती है कि जो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है और उसके जो भी रिटर्न पावर्स हैं प्रोविजन के द्वारा दी गई है उसको मेंटेन या हार्मोनाइज किया सकता है या बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो ये एक फीचर हमारी जुडिशरी का है। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमने अभी थोड़ा डिस्कस भी किया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि 18 साल से ऊपर का जो भी इंडियन सिटीजन है वो वोट डाल सकता है, वो इलेक्ट कर सकता है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये कहते हैं इसको। तो ये आपका इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो पार्ट 15 में दिए गए हैं, तो उसी के अंदर ही ये आर्टिकल है, आर्टिकल 326, जिसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बताया गया है। पहले क्या होता था कि पहले वोट डालने के लिए कुछ ही लोगों को अलाउ किया गया था। ऑलमोस्ट जो मैंने पढ़ा था वो 40% था। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है कि ये हमारा आर्टिकल आने से पहले, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आने पहले सिर्फ 14% पीपल को राइट टू वोट था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे राइट टू वोट को एक यूनिवर्सल बना दिया है। और जितने भी 18 साल से ऊपर के, पहले इनिशियली 21 साल था लेकिन बाद में उसको कम करके लोअर डाउन करके अब 18 साल कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 21 साल से 18 साल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। तो ये आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिससे 21 साल का जो पहले एज था उसको 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो हमारा आर्टिकल 326 है वो कहता है कि 18 साल से जो भी ऊपर होगा कोई इंडियन सिटीजन, तो वो वोट कर सकता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं की जाएगी, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, XYZ कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो एक क्राइटेरिया क्या है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वो 18 साल से ऊपर का या 18 साल तक उसने अटेंड कर लिया हो, ये होना चाहिए। 18 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए बस, यानी 18 साल उसने अटेंड कर लिया हो। तो ये लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिससे ये 21 साल की एज को 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला एसेंशियल फीचर या इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इमरजेंसी प्रोविजन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो इमरजेंसी क्यों रखा गया है, इमरजेंसी प्रोविजन ये रखा गया क्योंकि जब हमारा जो इंडिया था वो आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस उससे मिली, तो उस टाइम पे सिचुएशन जो थी वो वनरेबल थी। तो इस तरह की सिचुएशन को लोग वहाँ पे जब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इमेजिन कर सकते थे, सोच सकते थे कि इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इनको इंसर्ट किया। तो इस तरह की सिचुएशन को इंसर्ट करने के लिए 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन बनाए गए हैं। वो एक तो क्या है कि अगर कोई वार हो जाए, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कोई हमारे पर अटैक कर ले और यहाँ पे एग्रेशन हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन, या जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं वो रिबेलियन कर दे यानी वो विद्रोह कर दे, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमारा आर्टिकल 352 है, वो प्रोविजन बताता है कि उस टाइम पे हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, अगर किसी स्टेट के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है, यानी वहाँ पे जो भी गवर्नेंस चला रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं
और गवर्नर है या कोई भी है वहाँ पे, तो वो क्या है, अगर वहाँ पे सारे मिलके उस मशीनरी को चलाने के लिए नाकाम हो रहे हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गई है इस तरीके से कि कंट्रोल में नहीं है, तो उस केस में भी उस स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और वो आर्टिकल 356 के अंदर इसके रिगार्डिंग प्रोविजन बताए गए हैं। और अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है किसी वजह से कि पैसे की कोई जो है इस तरह की इमरजेंसी है, तो उस केस में आर्टिकल 360 को इन्वोक करके उसके प्रोविजन को लगाया जा सकता है। ये इमरजेंसी प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है या साइलेंट फीचर है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट फीचर है वो है पार्टी रिजिड एंड पार्टी फ्लेक्सिबल। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पार्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, तो ये आपका पार्ट 20 है और आर्टिकल 368 है। ठीक है, आर्टिकल जनरली सबको याद रहता है 368, लेकिन पार्ट याद नहीं रहता, तो ये पार्ट भी याद रखें क्योंकि क्वेश्चन ये एसओएलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अमेंडमेंट। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कहो उसको या रिजिड करो, किस बेस पे कह सकते हो आप, वो किस तरीके से उसके अंदर अमेंडमेंट की पावर दी गई है उसके बेसिस पे ही उसको रिजिड या फ्लेक्सिबल बोला जाता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। तो 3 तरह के अमेंडमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका स्पेशल मेजोरिटी से होता है, ठीक है, यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए ईच हाउस के अंदर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो उस केस में ईच हाउस मतलब दोनों ही लोअर हाउस और अपर हाउस आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर। दूसरा जो अमेंडमेंट होता है वो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ एक रेटिफिकेशन भी करवाना पड़ता है कि हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स वो रेटिफाई करे उसको। ठीक है, तो ये भी होता है। और उसके बाद एक सिंपल मेजोरिटी होती है जिसके अंदर सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है। ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या आर्टिकल 368 के तहत का अमेंडमेंट नहीं कहते हैं और ये इसके अंदर नहीं आता है। और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन से अमेंडमेंट जो है वो 368 के तहत आते हैं और कौन कौन से जो है नहीं आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक बार दोबारा से इसके अंदर देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिजिड या फ्लेक्सिबल किसके बेसिस पे कहेंगे कि अमेंडमेंट वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, अमेंडमेंट के प्रोविजन किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ आर अमेंडेड इन रिग्रेस प्रोसीजर, अगर अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर बनाए गए बहुत ही रिग्रेस है, बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रोविजन बनाया गया वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हम उसे कहेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल है। तो हमने देखा कि 3 तरह के अमेंडमेंट प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। एक तो स्पेशल मेजोरिटी है जिसके अंदर 2/3 चाहिए मेजोरिटी दोनों ही हाउस के अंदर, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट भी होनी चाहिए और वोटिंग उनके लिए। तो और क्या है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेटिफिकेशन भी है, तो ये तो और भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। और एक है सिंपल मेजोरिटी। तो इस तरीके से हम देखें कि ये जो सिंपल मेजोरिटी वो एक सिंपल प्रोसेस है, जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके अंदर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, और स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ये सबसे डिफिकल्ट हो गया। तो एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके का अमेंडमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्टी रिजिड है और पार्टली जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो इसके अंदर जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं वो हम देखेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम ये भी देखेंगे किस किस के अंदर जो है आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होगी और किसके अंदर सिंपल मेजोरिटी से होगा। तो एक एग्जांपल जो है, अगर किसी स्टेट की टेरिटरी को चेंज करना है, किसी स्टेट के नाम को चेंज करना है, तो उस केस में तो सिंपल मेजोरिटी से ही वो हो सकता है। तो इस वजह से वो क्या है, आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। तो ये भी डिफरेंस होता है कि सिंपल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस है, उसके तहत कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी हमें देखने पड़ेंगे। तो देयरफॉर द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये दोनों का ये मिक्सचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कभी फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, कभी रिजिड भी हो जाता है, ये सब डिपेंड करेगा। और एक फाइन बैलेंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना हुआ है। तो ये सारे जो थे हमारे सैलिएंट फीचर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट जब हम सेशन में मिलेंगे तो उसके अंदर हम प्रियम्बल की बात करेंगे और उसके बाद हम अपने आर्टिकल्स जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद।